कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों, जैसा गुरु वैसा चेला। गुरु महन दिग्विजयनाथ जो आजादी के ठीक बाद अयोध्या में रामलला के लिए आंदोलन कर रहे थे। चेला जो अब गुरु बन चुका था, महंत अवैधनाथ, जिन्होंने 80 के दशक में राम जन्मभूमि यज्ञ समिति बनाई। राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन में सक्रिय हो गए। कभी संतों की संसद में नजर आते तो कभी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बैनर तले होने वाले कार्यक्रम में पूर्वांचल में राम जन्मभूमि आंदोलन के पोस्टर बॉय बन चुके महंत अवैधनाथ, और इसी दौरान उन्होंने तय किया कि अब लोकसभा में लौटने का वक्त आ गया है। 1989 के चुनाव देश की दिशा को निर्णायक ढंग से बदलने वाले चुनाव थे। इन चुनावों में ये तो तय नहीं हुआ कि आगे भारत पर कौन शासन करेगा, लेकिन ये तय हो गया कि अब ओबीसी ब्लॉक को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि 89 के चुनाव में जीत के बाद ही वीपी सिंह ने अपने विरोधियों को चित करने के लिए ही सही, लेकिन मंडल कमीशन की लगभग 10 बरस पुरानी रिपोर्ट को झाड़ फूंक कर निकाला और लागू कर दिया। 1989 के चुनाव में उतरने से पहले उत्तर भारत के कई राज्यों में ज्यादातर सीटों पर नए बने जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक किस्म का प्रैक्टिकल गठबंधन था। खुले तौर पर दोनों साथ नहीं थे, लेकिन कई जगहों पर उम्मीदवार नहीं उतारे गए थे, या कई जगहों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे गए थे जो जीत सकने वाले उम्मीदवार के चुनावी गणित को मजबूत कर सके। लेकिन गोरखपुर इसका अपवाद था। यह शायद महंत अवैधनाथ को या गोरक्षपीठ को इस तरीके के किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, और इसलिए महंत अवैधनाथ ने 1989 के लोकसभा चुनाव में जिस कैंडिडेट को पटकनी दी वो जनता दल से जुड़ा हुआ था। फाइनल चुनावी नतीजे ये थे, हिंदू महासभा से महंत अवैधनाथ को मिले 1,93,821 वोट, जनता दल के रामपाल सिंह को मिले 1,47,984 वोट। 1989 के 2 बरस बाद फिर से मध्यावधि चुनाव आ गए, क्योंकि वीपी सिंह, चौधरी देवीलाल और चंद्रशेखर का ताप नहीं झेल पाए, और चंद्रशेखर जो सांसद से सीधे प्रधानमंत्री बने वो राजीव गांधी को खुश नहीं कर पाए। वजह तो बड़ी मामूली थी सरकार गिरने की, कि राजीव गांधी के घर के बाहर हरियाणा पुलिस के 2 सिपाही पाए गए थे और कहा गया कि वो जासूसी कर रहे हैं। वजह और भी बड़ी हो सकती थी, लेकिन चंद्रशेखर ने राजीव को चौंकाते हुए सदन के पटल पर अपना इस्तीफा दे दिया, और फिर चुनाव हुए। चुनाव के दौरान राजीव गांधी की 21 मई को हत्या भी हुई। उत्तर भारत में तब तक ज्यादातर सीटों पर चुनाव हो चुके थे। उत्तर भारत में तब सबसे बड़ा मुद्दा वीपी सिंह का असफल होना, चंद्रशेखर का कुछ महीने सरकार चलाना, खाड़ी युद्ध या राजीव गांधी की हत्या या उनकी वापसी। हत्या से पहले ये सब नहीं था। उत्तर भारत का मुद्दा था राम जन्मभूमि का आंदोलन, जो 2 साल में और मजबूत हो चुका था। इधर पूर्वांचल गोरखपुर वापस आए तो एक और तब्दीली हो गई। 1989 में महंत अवैधनाथ हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन 1991 तक वो भारतीय जनता पार्टी में विधिवत शामिल हो चुके थे। अशोक सिंघल जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया था कि ज्यादातर संत भारतीय जनता पार्टी को अपना दूसरा घर मानने लगे थे। इसमें उमा भारती भी शामिल थी, इसमें रामविलास वेदांती भी शामिल थे, इसमें महंत अवैधनाथ भी शामिल थे। एक लंबी कड़ी है इस फेहरिस्त की। महंत अवैधनाथ चुनाव लड़े। चुनाव उनके लिए बहुत आसान था। राम लहर थी। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। केंद्र में भी बड़े पैमाने पर सांसद पहुंचे। गोरखपुर की लोकसभा की बात करूं तो 90,000 से ज्यादा वोटों से महंत अवैधनाथ भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। उन्होंने जनता दल के शारदा प्रसाद रावत को हराया। आपको नरसिंह नारायण पांडे याद है, जिन्होंने 1971 में महंत अवैधनाथ को हराया था इंदिरा गांधी की लहर में, उस लहर में जिसका पहला नमूना पूरे देश को सबसे पहले गोरखपुर में ही मिला था। 1996 का चुनाव महंत अवैधनाथ का आखिरी चुनाव था, जिसके बाद बीजेपी को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 13 दिनों की सरकार बनानी थी। इस चुनाव में महंत अवैधनाथ का मुकाबला था समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे बाहुबली पूर्व विधायक वीरेंद्र शाही से। वीरेंद्र शाही का जिक्र आता है तो अलग ही शब्द आ जाता है, हरिशंकर तिवारी। और उसके बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर को केंद्र बना के जो रेलवे के तमाम जोन है और उनकी ठेकेदारी की लड़ाइयां हैं, उन सब बात पर बात शुरू हो जाती है
बात शुरू हो जाती है चिन्नकपाट से निर्दलीय विधायक बनने वाले 1985 में हरिशंकर तिवारी की। बात शुरू हो जाती है तिवारी जी के हाथे की। बात शुरू हो जाती है लक्ष्मीपुर से चुनाव लड़कर जीतने वाले वीरेंद्र साई और उनके ठिकाने शक्ति सदन की। बात शुरू हो जाती है अखबार में इनके बारे में लिखी जाने वाली टिप्पणियों की। साई को शेर पूर्वांचल लिखा जाता था और हरिशंकर तिवारी को प्रख्यात नेता। तब सड़कों पर खुली जीपों में नन्ही राइफलें लिए लोग नजर आते थे, नौजवान नजर आते थे और वो लोग इसे फख्र की बात मानते थे। इन दोनों नेताओं के साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला चलता था। लोग कहते हैं कि अपने अपने इलाकों में संविधान भी इन्हीं का चलता था। लेकिन उसी दौर में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का एक नेता मुख्यमंत्री बनता है, वीर बहादुर सिंह, और वो अपने ढंग से अपनी राजनीतिक समझ और तरफदारियों के ढंग से इन लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर देता है। बहुत सारे बयान, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो 80 के दौर की मैगजीनों में, अखबारों में आपको नजर आएंगी। उन्हीं सब कहानियों का एक नायक या खलनायक वीरेन शाही 1996 में सपा के टिकट पर उतरता है। सपा जो सत्ता से बाहर थी, सपा जिसको बने बस 5 बरस ही हुए थे। लेकिन वीरेन शाही को लगा कि छात्रों के बीच अपने प्रभाव के दम पर, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अपने नेटवर्क के दम पर वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन शाही गलत साबित हुए, क्योंकि फाइनल नतीजा एक बार फिर से महंत अवैधनाथ के पक्ष में गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महंत अवैधनाथ को मिले 2,36,369 वोट और समाजवादी पार्टी के वीरेन शाही को मिले 1,79,479 वोट। देश की सियासत 2 बरस में खूब बदल चुकी थी। लोगों ने अटल की 13 दिन की सरकार देखी, विश्वास प्रस्ताव पर उनका इमोशनल भाषण भी सुना और उनके बाद भानुमति के उस कुनबे को भी देखा जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की गोंद के चलते चुपका हुआ था और जिसमें सारी नीतियों को एक किनारे रख दिया गया था। कमजोर सरकारों के साथ ऐसा होता भी है, बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं नंबर गेम बनाए रखने के लिए। पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा, सीताराम केसरी, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रबाबू नायडू, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, कितने खिलाड़ी थे। 1996 से 98 के बीच की सियासत के कितने दावेदार थे प्रधानमंत्री पद के, पर बने सिर्फ 2, देवेगौड़ा और गुजराल, और उसके बाद सरकार गिर गई। 98 में फिर से चुनाव हुए। 2 बरस पहले नारा था अब की बारी अटल बिहारी, और इस बार नारा थोड़ा सा चेंज हो गया था और लोग कह रहे थे आ गई बारी अटल बिहारी। बीजेपी के काडर को पूरा भरोसा था कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए इस बार सत्ता हासिल कर लेगा और 272 के आंकड़े को पार करने में सक्षम होगा, इसलिए वो सत्ता बरकरार भी रहेगी। एक और व्यक्ति था जिसकी बारी आने को थी, जो संन्यास लेने से पहले अजय बिष्ट था, जो गणित में परास्तर तक की पढ़ाई कर रहा था। बीच में छोड़कर चला गया अपने गुरु के पास, गुरु जिसका नाम था महंत अवैधनाथ। 1994 में अजय बिष्ट, जो अब योगी आदित्यनाथ बन चुके थे, उन्हें मठ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। 1998 में उन्होंने पहली मर्तबा चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव के कुछ बरस पहले गोरखपुर की जनता अपने होने वाले नेता के तेवरों से वाकिफ हो चुकी थी। पहली बार उन्होंने छोटे बाबा के तेवर देखे, जब गोरखपीठ के संरक्षण तले चलने वाले एक इंटर कॉलेज के छात्रों का गोरखपुर के गोलघर बाजार में एक दुकानदार से विवाद हो गया। घटना को अलग अलग तरीके से बयान किया जा सकता है। लोग कहते हैं कि छात्र दुकान पर गए, कपड़ा खरीदा और विवाद हुआ। विवाद के दौरान दुकानदार ने रिवॉल्वर तान दी। उसके बाद विवाद बढ़ गया और उसके बाद छात्रों के समर्थकों ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मार्च निकाला। मार्च उग्र हो गया और योगी आदित्यनाथ एसएसपी आवास की दीवार पर चढ़ गए दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर। लोगों को योगी आदित्यनाथ में अवैधनाथ नहीं दिखे, दिग्विजय नाथ दिखे, जो इस तरह की उग्र राजनीति किया करते थे अपने समर्थकों के लिए। 1998 में जब चुनाव हुए तब योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। महंत अवैधनाथ ने कह दिया कि मेरा समय खत्म हो चुका है, मैं सियासत में उतना सक्रिय नहीं रह सकता। समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर की सीट से योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने के लिए मैदान में उतारा जमुना प्रसाद निषाद को। रोमांचक मुकाबला हुआ। अवैधनाथ शाही से 57,000 के लगभग वोटों से जीते थे। योगी आदित्यनाथ की जीत का अंतर घट गया, ये 26,000 के आसपास आकर ठहरा। फाइनल टैली में भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ को मिले
2,68,428 वोट और समाजवादी पार्टी के जमुना प्रसाद को मिले 2,42,222 वोट। 2 और 2 का जोड़ 4 कहाँ होता है सियासत में? तो ये कभी 22 हो जाता है, कभी 0 हो जाता है। मठ की ताकत को 0 सिर्फ विपक्ष ही नहीं करना चाह रहा था, बीजेपी के अंदर भी भयानक गुटबाजी थी। वो उत्तर प्रदेश में एक अलग ही दौर था। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, लेकिन उनके अपने ही मंत्री देवेंद्र सिंह भोले उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। राजनाथ सिंह दिल्ली में थे, लेकिन उनके समर्थक कल्याण सिंह के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हुए थे। कल्याण सिंह अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कुछ और बोलते थे। अलग मतलब गजब हिसाब किताब था। कहीं ब्राह्मण राजनीति चल रही थी, कहीं राजपूत लोधी राजनीति, तो कहीं ठाकुर राजनीति। गोरखपुर जो पूर्वांचल का नर्व सेंटर था, वो भी इसका अपवाद नहीं था। कल्याण सिंह, फिर राम प्रकाश गुप्ता, उसके बाद राजनाथ सिंह की कैबिनेट में मंत्री रहे शिव प्रसाद शुक्ल, गोरखपुर के विधायक, उनका एक अलग खेमा था। उनके और योगी आदित्यनाथ के बीच ज्यादा नहीं बनती थी। क्यों नहीं बनती थी? दोनों ही अपना असर, अपना रसूख सर्वोपरि रखना चाहते थे और इस खींचतान का पहला झटका लगा योगी आदित्यनाथ को 1999 के चुनाव में, जब 13 महीने पुरानी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार फिर से जनादेश पाने में असफल रही, क्योंकि जयललिता की चाय पार्टी के चलते एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ भी फिर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोरखपुर लोकसभा से मैदान में थे। एक बार फिर से उनके सामने थे समाजवादी पार्टी के टिकट पर जमुना प्रसाद निषाद। शिव प्रसाद शुक्ल और सारे नेता को कहने को तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे, लेकिन जब डब्बा खुला तो लोगों को कुछ और ही दिखा। सीधे सीधे किसी का क्या नाम लेना? सियासत है, सब समझदार है। गोरखपुर के किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाइए, आपको सच्चाई बता दी जाएगी। आखिरी सत्य यह कहें कि तथ्य ये है कि योगी आदित्यनाथ महज 7,300 वोटों से चुनाव जीत पाए। योगी आदित्यनाथ लगभग हर विधानसभा में पिछड़े और आखिर में गोरखपुर सदन ने उनकी लाज रख ली और इस लाज को रखे जाने के बाद योगी ने अपना पहला सबक सीख लिया। उन्हें यह समझ में आ गया कि महज भारतीय जनता पार्टी या संघ के बलबूते वो सियासत में आगे नहीं बढ़ सकते और इसलिए उन्होंने अपनी अलग फायर ब्रांड महंत दिग्विजयनाथ ब्रांड पॉलिटिक्स करने का फैसला किया और हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया। युवाओं का एक दल बनाया जो कुछ वर्षों में बहुत मजबूत हो गया, जिसका रसूख आजमगढ़, देवरिया से लेके कुशीनगर, महाराजगंज, पूरे पूर्वांचल के बड़े हिस्से में फैल गया। इसका पहला फायदा तो 2002 में नजर आया, जब शिव प्रसाद शुक्ल गोरखपुर के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर लड़ते हुए बहुत बुरी तरह हारे और जीता हिंदू महासभा का कैंडिडेट डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जो सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ का कैंडिडेट था। बाद में राधा मोहन दास अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में आ गए और अभी भी विधायक है, लगातार जीत रहे हैं। विपक्ष ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन वो 2000 के लोकसभा चुनाव आते आते बहुत कमजोर हो चुका था। हिंदू युवा वाहिनी मजबूत थी तो योगी आदित्यनाथ भी मजबूत थे। तो क्या हुआ, जो उसके कार्यकर्ताओं के ऊपर अलग अलग धाराओं में मुकदमे दाखिल हो रहे थे। जब 2004 के चुनावी नतीजे आए तो जमुना प्रसाद निषाद, सपा के नेता, जो पिछले 2 चुनाव में कड़ी टक्कर दे रहे थे, वो इस दफा योगी आदित्यनाथ से 1.5 लाख वोट पीछे थे। तो दोस्तों, इस तरह योगी आदित्यनाथ राजनीति में कदम रखते हुए आगे चलकर 2017 में यूपी में सीएम भी बने। तो दोस्तों, आपको योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको भी ऐसे किस्से कहानियों का शौक है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नए दिन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।